This conference will now be recorded. हाँ जी, आफिया का मैसेज आ गया कि तीनों हो गए। गुड। बिलाल भाई आप बताएं आपके कितने क्वेश्चन हुए कल वाले क्वेश्चन? सर कल थोड़ी मसरूफियत थी तो नहीं कर पाया। स्टार्ट तो किया था लेकिन वो नादिर, थोड़ा रजा, काम आ गया, नहीं कर पाया। राना, फहद, साद, सिराज अपने अपने क्वेश्चंस के बारे में बताएं। हाँ जी जनाब, आपकी आवाज नहीं सही आ रही, पता नहीं मेरी तरफ से प्रॉब्लम है या आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। आप मैसेज करके आंसर कर सकते हैं। साद कोई भी टैली नहीं हुआ? साद का कोई भी टैली नहीं हुआ। बिलाल भाई आप काइंडली आज ना मैसेज के जरिए बात कीजिएगा। क्योंकि आज आप लोगों की आवाज मेरी तरफ नहीं आ रही सही तरह। अली मलिक, अब्दुल मोईज कहता है कि इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब्दुल मोईज सॉल्यूशन तो मिल जाएगा लेकिन पहले आप इसको सॉल्व तो करो। सॉल्यूशन तो बाद की बात है, पहले इनको सॉल्व करना जरूरी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 1 मेन ये पास पेपर के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 10 में इंटरेस्ट इनकम वगैरह गिवन थी जिसकी वजह से कुछ लोगों को इशू आ सकता था। क्वेश्चन 1 और 5 तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, ये हो भी जाने चाहिए थे। इसको देख लेते हैं क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस अटेम्प्ट के लिए ये समझा जा रहा है कि कैश फ्लो और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इन दोनों में से मिनिमम 30 मार्क्स का पेपर आने के चांसेस हैं। मिनिमम, मैक्सिमम वो जितना मर्जी दे दे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। साथ आप अपनी चीजें अपना सॉल्यूशन सामने रखो ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि आप गलती कहाँ पे करते हो। ठीक है, कुछ चीजें जनरल अंडरस्टैंडिंग की होती हैं वो आपको ख्याल रखनी पड़ती हैं। मिस्टर जुनेद जाजुआ हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। कैश अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, ऑफिस सप्लाईज, लैंड, बिल्डिंग। फिर ये बिल्डिंग की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, साथ ही ये इक्विपमेंट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है साथ ही। फिर उसके बाद अकाउंट पेबल, वेजेस पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, कैपिटल। शॉर्ट टर्म लोन के बारे में सुन लीजिएगा। शॉर्ट टर्म लोन को या तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डील किया करो या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। उसके बाद है कैपिटल गिवन है। इनकम स्टेटमेंट आपको बजाते खुद बता दी गई। सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी उसने खुद बता दिया हमें। फिर इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अदर रेवेन्यू, गेन ऑन डिस्पोजल, ये भी एक इंटरेस्टिंग
खबर है कि हमने कोई लैंड बेची है। गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी कैश फ्लो की खबर है। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, ये भी कैश फ्लो स्टेटमेंट की खबर है। हमने वो सारी खबरों पे नजर रखनी है जिसका ताल्लुक कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लीजिए। पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन अमाउंटिंग ₹100,000 was paid by Mr. Junaid from his personal account. इसकी एंट्री भला क्या पास हो रही है? लोन डेबिट कैपिटल क्रेडिट, लोन डेबिट कैपिटल क्रेडिट। फिर इसने बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 100,000 वर सोल्ड, 1 लाख वाली इन्वेस्टमेंट हमने बेची है 1,32,000 की। 1 लाख वाली इन्वेस्टमेंट बेची है 1,32,000 की। वो कैसे पता चला कि इसका ताल्लुक डायरेक्ट इसके साथ है? कि लाख वाली इन्वेस्टमेंट हम बेच रहे हैं 32,000 गेन के ऊपर, तो टोटल फिर कितने की बेची होगी? 132,000। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन इक्विपमेंट ₹60,000। कहता है इक्विपमेंट पर जो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर है वो है 60,000। इसका मतलब ये हुआ बाकी फिर डेप्रिसिएशन सारी बिल्डिंग की होगी। जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमें 2,30,000 ऊपर गिवन है यहाँ पे, इसमें से कहता है कि 60,000 इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन, तो फिर बाकी सारी किसकी होगी? लैंड की। इक्विपमेंट हैविंग अ बुक वैल्यू 75,000, 75,000 वाला एसेट हमने 60,000 का बेचा। अब आप ये लाजमी सोचोगे कि हमें कैसे पता चला? ये इक्विपमेंट लॉस पे बेची है। 75,000 वाला इक्विपमेंट हम बेच रहे हैं 60,000 में, तब ही जाकर 15,000 का लॉस आएगा। ये सारी चीजें क्या है? कॉमन अंडरस्टैंडिंग, जर्नल अंडरस्टैंडिंग की चीजें हैं। इसको हमने इस हिसाब से देखना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। सबसे पहले प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 950,000 हमें प्रॉफिट गिवन है। टैक्स और इंटरेस्ट का जिक्र ही नहीं है, तो हम नाम लिखेंगे जो भी मिस्टर जुनैद है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंड, जो भी हमारे साल का एंड है वो हम लिख लेंगे। चाहे आप एक कॉलम के साथ भी चल सकते हो, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखते हम यहां पर है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। $950,000 ये प्रॉफिट गिवन है। अब आप हर अपनी गलती का एक नंबर डिडक्ट करते जाना। एडजस्टमेंट, सबसे पहले डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। क्वेश्चन के अंदर गिवन है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, क्वेश्चन के अंदर गिवन है 230,000। जिस बात की ना समझ लगे फौरन मैसेज कर देना है।
लॉस ऑन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट बेचने के ऊपर लॉस आ गया हमें 15,000। फिर गेन ऑन लैंड, लैंड के ऊपर हमें गेन है 64,000 का, माइनस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट 32,000, वो भी माइनस कर देंगे। मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई भी चीज गिवन नहीं है एडजस्टमेंट में। तो प्रॉफिट बिफोर चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल बता दें मुझे। प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल 1099,000। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की जगह सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख सकते हैं। वो मेरे भाई ये चीजें इमैटेरियल हैं, इन चीजों पर ध्यान ना दिया करो। जो चीजें हैं वो है एडजस्टमेंट जो हम कर रहे होते हैं वो। बाकी ये नाम वगैरह लिखने से आई कैप इतना ज्यादा मुतासर नहीं होता। हाँ जी, अब आ जाओ, मैं निशान लगा देता हूं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन पे। अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस, ऑफिस सप्लाईज, अकाउंट पेएबल, वेजेस पेएबल, बस ये 6 चीजें हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस की। अगर आपको कोई और चीज नजर आ रही है तो वो आप डिस्कस कर लो। डन होगी बात? तो आ जाए जरा, पहले अकाउंट रिसीवेबल पे चलते हैं। 104 से 280 हो गए। इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल कितने का इंक्रीज आया? 104 से 280, 176 का इंक्रीज है। आउटफ्लो हो गया। 200 से 424 हो गया इन्वेंट्री, इंक्रीज आ गया इन्वेंट्री के अंदर। स्टॉक में कितना इंक्रीज आया? 224, साद 224 का। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का डिक्रीज आया है? 12,000 का इनफ्लो। फिर इंक्रीज इन ऑफिस सप्लाईज 7,000 से 14,000, 7,000 का इंक्रीज है। फिर आ जाते हैं क्रेडिटर्स के ऊपर, 263 से 158,000 हो गया। और वेजेस 24,000 से 40,000 हो गए। तो डिक्रीज इन अकाउंट पेएबल कितने का डिक्रीज है पेएबल में? अपने अपने कैलकुलेटर सामने रखकर बैठे। 1,05,000 का अकाउंट पेएबल में डिक्रीज है। लायबिलिटी है तो आउटफ्लो। फिर है इंक्रीज इन वेजेस पेएबल
16,000 से इंक्रीज है। क्लियर होगी बात। प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल भी यही है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी यही है। डन। कितना आ गया इनफ्लो या आउटफ्लो? 6,15,000 इनफ्लो है आउटफ्लो है? कुछ लोग की क्यूरीज भी इकट्ठी हो गई है, वो भी मैं बता दूं। सबूर कहता है, सबूर का तो आंसर दिया जा चुका है। बिलाल कहता है क्वेश्चन में डाटा पहले 2010 का है फिर 2009 का है। ओ मेरे भाई ये देखें, ये 2009 है, ये 2010 है, हम इसी ही फॉर्मेट में देख रहे हैं, इसी ही फॉर्मेट में एरो का निशान भी बना दिया है। फिर उसके बाद और किसी बंदे की क्यूरी नहीं है। चलें जी, उसके बाद आ जाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपका IAS 16 होता है एक तरह का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले ये देखते हैं कि लैंड सेल कितनी हुई है। बाकी लाइंस को अब खत्म कर देते हैं। लैंड मेरी सेल कितनी हुई है, लैंड का लेजर बना लो क्योंकि लैंड एप्रिशिएट तो होती नहीं, या सिंपल चेक कर लो। पहले आपकी लैंड पड़ी थी 25,100,000 की, अब आपके पास लैंड पड़ी है 18,10,000 की, तो 6,90,000 वाली लैंड आप बेच रहे हो गेन के ऊपर। कितना गेन आया हुआ है आपको लैंड के ऊपर? 64,000। तो बताओ लैंड सेल कितने की हुई? 6,90,000 वाली लैंड आप 64,000 गेन के ऊपर बेच रहे हो, तो लैंड सेल करके कैश कितना आपने लिया? 754,000। 750। लो जनाब, कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़े तब अकाउंट बना लिया करो। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ लैंड 754,000 का इनफ्लो है, 754,000 का हमारा इनफ्लो है। ओके होगी बात। फिर हम चलते हैं बिल्डिंग के ऊपर। उसने बिल्डिंग हमारे की नहीं। बिलाल कहते हैं लैंड का दोबारा बता दें। बिलाल भाई आपके पास लैंड का ब्रॉडऑन था 2500 और कैरिडॉन है 1810। 690 लैंड सेल हो गई और बेची 64,000 के गेन के ऊपर, तो कितने की बिकी होगी? 754,000। अब लेजर बनाकर भी फाइंड कर सकते थे कि लैंड सेल कितनी हुई। बिल्डिंग के बारे में उसने किसी जगह नहीं बताया कि बिल्डिंग सेल की है, तो मतलब 2300,000 से हमारी बिल्डिंग हो गई है 2800,000 की, मतलब 500,000 हमारी बिल्डिंग में एडिशन है। जब सेल भी हो रहा हो और एडिशन भी हो रहा हो तब हम लेजर बना लेते हैं, वरना डायरेक्ट भी किया जा सकता है।
तो 500,000 से परचेज ऑफ बिल्डिंग 500,000 का हमारा फिर आ जाओ इक्विपमेंट के ऊपर। इसमें दोनों काम हो रहे हैं। हम इसका लेजर देखते हैं। 1150,000 ड्रॉडाउन है, 12 लाख का कैरी डाउन है। एक इक्विपमेंट बेचा है लेकिन उसकी कॉस्ट का नहीं पता। एक इक्विपमेंट बेचा है लेकिन उसकी कॉस्ट का नहीं पता। अब इसके हम लेजर बनाते हैं। पहले सबसे पहले आप लोग लेजर बनाओ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, इक्विपमेंट का। सबसे पहले अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाओ इक्विपमेंट का। जी 3,50,000 से 3,80,000, 3,50,000 से 3,80,000। क्वेश्चन के अंदर उसने खुद बता दिया है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द इक्विपमेंट अमाउंटेड टू ₹60,000। कि ड्यूरिंग द ईयर जो इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है वो 60,000 है। तो लिख लें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 60,000। तो हमारे पास डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। 3,50,000 में 60,000 ऐड करके 3,80,000 माइनस कर देंगे। डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 है। डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000। अब जरा गौर फरमाएं, डिस्पोजल की बुक वैल्यू 75,000 है, डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 है। तो क्या कोई इसकी कॉस्ट बता सकता है? क्या कोई इसकी कॉस्ट बता सकता है? 1,05,000 दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब जो एसेट आपने बेचा है उसकी कॉस्ट 1,05,000 है। वो बेचा कितने का? 60,000 का। ये कैसे पता चला? 75,000 वाला इक्विपमेंट 15,000 नुकसान पे बेचा था, राइट। अब आ जाओ जरा, हम जो यहां पर लेजर बना रहे हैं 105,000 की कॉस्ट यहां पर आ जाएगी जो एसेट हमने बेचा है। ओके होगी बात। और कैश के नाम से जो हमने नया एसेट खरीदा है वो है 155,000। लो मेरे भाई, इक्विपमेंट से रिलेटेड सारी बातें हो गई और सबसे अच्छी वर्किंग होती ही नॉ इन्वेस्टिंग प्रॉपर यानी एक्टिविटी की है। आ जाए जरा परचेज ऑफ इक्विपमेंट 155,000 का आउटफ्लो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम इक्विपमेंट 60,000 इनफ्लो। बात खत्म। उसके बाद हम चलते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में से हमने जो कैश रिसीव किया है वो है 1,32,000। 1 लाख वाली इन्वेस्टमेंट
हमने सेल किया है 32,000 प्रॉफिट के ऊपर। डन। अब हम ये देखते हैं जाके कि क्या कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी तो नहीं है। जरा गौर फरमाएं, 1,70,000 ब्रॉडाउन है, 2,20,000 कैरी डाउन है। इन्वेस्टमेंट का भी लेजर बना लेते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ब्रॉडाउन है 1,70,000, कैरी डाउन है 2,20,000। एक इन्वेस्टमेंट हमने सेल कर दी है 1,00,000 वाली। हमने इन्वेस्टमेंट एक सेल की है जिसकी कीमत या कॉस्ट 1,00,000 थी। तो हमने नई इन्वेस्टमेंट फिर कितने की खरीदी? जो हमने नई इन्वेस्टमेंट खरीदी है वो है 1,50,000। डन। अब हमारा काम कंप्लीट हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितनी खरीदी है? 1,50,000 का आउटफ्लो। जी मुझे इसकी अमाउंट बता दें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नेट करके कि इनफ्लो आ रहा है या आउटफ्लो आ रहा है। 754 है इनफ्लो, फिर 500 है, फिर 150 है, फिर 60 है, फिर 132 है, 141 का इनफ्लो है, 141 का इनफ्लो है। क्यों की बात। उसके बाद आ जाए फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर सबसे पहले हम बनाएंगे कैपिटल का अकाउंट कि कहीं ड्राइंग्स या कोई एडिशनल कैपिटल तो नहीं। और इस क्वेश्चन में अगर आप गौर फरमाओ कि हमें अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बैलेंस भी नहीं गिवन। तो सबसे पहले कैपिटल का लेजर बनाएंगे, फिर हमारा लोन का भी लेजर बनेगा क्योंकि इन दोनों की एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। शॉर्ट टर्म लोन में कोई चेंज नहीं है तो इसका तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है फिर। तो आ जाए जरा पहले मैं कैपिटल का लेजर बनाता हूं। $3,402 $3,402 कैरिड ऑन है 3,884 कैरिड ऑन है 3,884। और उसके बाद अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ें तो लिखा हुआ है कि लोन 1,00,000 उसने अपनी जेब से पे किया तो 1,00,000 का लोन आ जाएगा। प्रॉफिट भी अब इसके अंदर आना है क्योंकि अलग से प्रॉफिट की वैल्यू नहीं गिवन, 950,000। अब इन दोनों में जो फर्क आएगा या वो एडिशनल कैपिटल होगा या वो ड्राइंग्स होंगी। क्लोज कर लो। तो आपके पास ड्राइंग्स आ रही हैं
बैलेंसिंग फिगर करके देख लो। 3402 प्लस 100 प्लस 950 माइनस 3884 568,000 की ड्राइंग्स है। 568,000 की ड्राइंग्स है। क्लियर होगी बात? लिख लेते हैं ड्राइंग्स 568,000। लोन का भी अकाउंट बना लें, जब भी किसी की एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तो अकाउंट बनाना ज्यादा अच्छा रहता है। लोन हमारे पास ओपनिंग है 1160 1160 और कैरी डाउन है 985,000। जो कैपिटल के नाम से पे किया गया है वो है 1 लाख। मजीद भी पेमेंट आ रही है, वो फिर पेमेंट होगी कैश फॉर्म में। मजीद भी पेमेंट आ रही है 75,000 की, तो ये पेमेंट हमने की होगी कैश फॉर्म में। ये हमारा डिक्रीज हो रहा है लोन, क्योंकि लोन इसमें डेबिट हो रहा है, कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो पेमेंट ऑफ लोन 75,000। तो सारी बातें हो गई खत्म। शॉर्ट टर्म लोन भी अगर इधर आपने लिखना है तो उसका भी रिजल्ट 0 आ रहा है। अगर हमने शॉर्ट टर्म लोन इधर लिखना है तो 580 ओपनिंग है और 580 ही क्लोजिंग है, तो शॉर्ट टर्म लोन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो नेट आउटफ्लो आ गया 643,000। लो मेरे भाई, नेट मुझे बता दो, इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है? नेट इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है? जी 615 प्लस 141 माइनस 643, तो 1,13,000 का इंक्रीज आ रहा है। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश। ऐड कर दो इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन को हमने उधर ही लिख दिया, कोई डिफरेंस नहीं था। बाकी सिर्फ कैश पे पकड़ लो, क्योंकि कैश के अलावा तो कुछ है नहीं। 32,000 इसमें ऐड कर, तो हमारे पास क्लोजिंग आ जाएगा 145। अगर हम 580 शॉर्ट टर्म दोनों साइड पर ऐड करेंगे तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग में भी 580 ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग में। जी जनाब, ओके होगी बात। साथ आपकी गलतियां पकड़ो, कौन कौन सी जगह पर गलती की है। जिसका क्वेश्चन गलत हुआ है वो कहां कहां पे गलत हुआ है बताएं जरा। साध ने कहा है कि कैश रिसीव्ड नहीं लिखे। अब जरा अपने हाथ पे एक चक्की काटो ताकि आइंदा याद रहे। अब्दुल मोइज ने कहा कि लोन का लेजर नहीं बनाया। एक बात याद रखें, जब भी किसी चीज की एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, बेहतर है लेजर बना लिया करो। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन हो
तो बेहतर है कि लेजर बना लिया करो। इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं। क्योंकि पास्ट पेपर का तो ध्यान से देखना जरूरी होता है। ये इंतहाई आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर कैश इन हैंड बताया हुआ है, नेट डेटर्स भी बता दिए गए, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिक्स एसेट्स और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये तो आपका 100% क्वेश्चन ठीक होना बनता था। क्रेडिटर्स, एक्रूड एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट। अहमद रजा कहता है कि सर फाइनेंसिंग में कैपिटल नहीं लिखना था। तो मेरे भाई कैपिटल डिक्रीज ड्राइंग की वजह से ही होता है, तो ड्राइंग्स भी तो नहीं थी ना, तो इसलिए ड्राइंग्स का नाम लिखा है कैपिटल के में। कैपिटल का लेजर बनाया था ना हमने, उसमें डिक्रीज आ रहा था। बैंक ओवरड्राफ्ट फिर कैपिटल, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ लैंड इंक्लूड इन फिक्स्ड एसेट, 4,50,000 की फिक्स्ड एसेट के अंदर हमारी लैंड है। बताने का मकसद कि वो डेप्रिशिएट नहीं होनी। एन अदर प्लॉट ऑफ लैंड वाज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, कॉस्ट 350,000। लो जी, एक और लैंड खरीदी, पहले वाली लैंड 4,50,000 की थी, फिर हमने एक और लैंड खरीदी ड्यूरिंग द ईयर 3,50,000। तो टोटल लैंड कितनी हो गई? 7,50,000। फिर वो कहते हैं फजलदीन विद ड्रॉ 100,000 प्रॉफिट, ड्राइंग्स हो गई। An equipment costing 100,000 having book value 40,000 was sold during the year for rupees 60,000। क्लियर होगी बात? ये क्वेश्चन इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है। कोई ये जो पहली दो एडजस्टमेंट है सिर्फ परेशान करने के लिए दी हुई है, अदरवाइज इनका कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले कैपिटल का अकाउंट बनाओ और वहां से प्रॉफिट फाइंड करो। यहां पर बना लेते हैं। कैपिटल का ब्रॉड ऑन है 1575। ये कैपिटल का ब्रॉड ऑन आ गया, सॉरी ये पुठा गिवन है, ऊपर से जरा गौर करना है हमेशा। ये 2005 है और फिर 2006 है, ये इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में गिवन है। तो ब्रॉड ऑन है 1400,000 और कैरिड ऑन है 1575,000। ड्राइंग्स हैं 1,00,000 की। लो जनाब, हमारे पास पैट आ जाएगा 275,000। ये सबका ठीक होना चाहिए, पैट तो सबका ठीक होना चाहिए। लो जी, यहां पर आप लिख लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 275,000। इसके बाद चलते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। एडजस्टमेंट देखें जरा। सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना पड़ेगा। ब्रॉड ऑन है 75,000, कैरिड ऑन है 175,000। मैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना रहा हूं। जो एक इक्विपमेंट बेची है, इक्विपमेंट उसकी कॉस्ट थी 1,00,000 और उसकी बुक वैल्यू थी 40,000, और उसकी फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 60,000, क्योंकि 1,00,000 कॉस्ट थी, 40,000 उसकी बुक वैल्यू थी। जो डिफरेंस था फिर वो उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी आई? फिर 175 प्लस 60 माइनस 75, तो
60,000, 1,60,000। डेप्रिसिएशन आ गई 1,60,000। 40,000 वाला एसेट हमने बेचा 60,000 का। 40,000 वाला एसेट हमने बेचा 60,000 का। 20,000 का गेन आ गया। लो मेरे भाई, एडजस्टमेंट हमारी खत्म हो गई। ये क्वेश्चन तो 10 मिनट का भी नहीं है। 4,4,1,5। अब आ जाओ वर्किंग कैपिटल की चेंजेस के ऊपर। डेटर्स का डिफरेंस देख लो, स्टॉक का, प्रीपेड एक्सपेंसेस का, 3 ये चीजें हो गई। तो 4,50,000 से डेटर्स हो गए 5 लाख के। इंक्रीज हो गया डेटर्स 50,000 के। आउटफ्लो स्टॉक हमारा 4 लाख से 6,50,000 हो गया। इंक्रीज हो गया हमारा स्टॉक 2,50,000 से। आउटफ्लो प्रीपेड एक्सपेंसेस 1 लाख से 50,000 हो गए, डिक्रीज हुए हैं। तो 50,000 का इनफ्लो आ गया। डन। फिर आ जाओ क्रेडिटर्स के ऊपर। 1,15,000 से इंक्रीज आ गया। $1,15,000 हमारा इनफ्लो हो गया। एक्रूड एक्सपेंसेस हमारे 1,25,000 से 1 लाख हो गए, डिक्रीज इन एक्रूड। लो मेरे भाई, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी हो गई, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ना इंटरेस्ट है और ना ही टैक्स है। अब आप मुझे इसको प्लस करके बता दें कि कितनी अमाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी की आ रही है। डन। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कोई इशू वाली बात थी ही नहीं। अब आ जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी के, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उसने खुद बता दिया है कि हमने जो लैंड खरीदी है, आप पूरे का पूरा फिक्स एसेट का लेजर बना दो। 1150 ब्रॉडाउन, 1650 कैरी डाउन, ऐसा ही है। और 1 लाख वाला इक्विपमेंट हमने बेच दिया। बाकी जो अमाउंट आएगी 1650 में 100 ऐड कर दें और 1150 माइनस कर दें, तो फिक्स्ड एसेट में जो टोटल इंक्रीज आ रहा है वो 6 लाख का है, जिसमें 350 लैंड है, लेकिन हम तो लिख देते हैं फिक्स्ड एसेट के नाम से। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करने लगे हैं। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितनी अमाउंट है? 600,000 का आउटफ्लो। फिर कैश फ्रॉम इक्विपमेंट, इक्विपमेंट सेल करके जो कैश आया है वो है 60,000 का। लो मेरे भाई, 5,40,000 हमारा आउटफ्लो आ गया।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी आपकी पूरी हो गई। फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मेरे भाई सिर्फ कैपिटल का जिक्र है और कैपिटल का लेजर हम बना चुके हैं, वहां से प्रॉफिट फाइंड हुआ था। इसके अलावा कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कुछ नहीं आ रहा सिवाय ड्राइंग्स के, और ड्राइंग्स भी उसने खुद बताई हुई है। लो मेरे भाई, आपकी एक्टिविटीज हो गई पूरी। मुझे बता दो कि नेट डिक्रीज कितना आ रहा है। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 385,000 का। उबैब ने कहा है कि सर बैंक ओवरड्राफ्ट। उबैब क्वेश्चन किया करो, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और हमारा आंसर आ जाना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो वर्किंग कर लो, ओपनिंग क्लोजिंग कैश बैंक। बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक एक ही चीज होती है, क्योंकि बैंक नेगेटिव में हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। 2 लाख ओपनिंग, 3 लाख क्लोजिंग। बैंक ओवरड्राफ्ट देखो फिर 3 लाख ओपनिंग, 785 क्लोजिंग। 3 लाख ओपनिंग, 785 क्लोजिंग। तो ओपनिंग आ गया जनाब 1 लाख नेगेटिव, और क्लोजिंग आ गया 485 नेगेटिव। रिकॉर्ड कर दें। यहां पर ओपनिंग लिखेंगे, नेगेटिव में नेगेटिव ऐड हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 485। बात क्लियर हुई? अब आपने करना क्या है कल के लिए, और वैसे क्वेश्चन नंबर 10 की फिर चीज रह गई, वो मैं कल आपको मुझे आते ही याद कराना, क्योंकि कल मैंने आपको डायरेक्ट मेथड सिखाना है। एसिड का लेजर कहता है साद भाई, ये मैंने इसके ऊपर ही बना दिया था। एसिड का लेजर ये मैंने इसके ऊपर ही बनाकर, मुझे लगता है रेज कर दिया है, इसके ऊपर बनाकर ना रेज कर दिया था। वो एसिड का लेजर तो सिंपल है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका एसिड रेज नहीं किया होगा। ये है एसिड का लेजर, ये फिक्स एसिड का लेजर। एक दफा वो शो कर दें, जूम आउट कर दें। लो मेरे भाई, अब आपने कल का काम, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6। ये आसान है, मुश्किल क्वेश्चन मैंने फिजिकल क्लासेस में करवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन आपने कर लेने हैं, क्योंकि ये बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, और ये अब ठीक होने चाहिए। फिर बब्बर शेर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू हो रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी कुछ नहीं करना, ये पास पेपर के करने हैं। फिर अगले सारे क्वेश्चन बब्बर शेर है, ठीक है। 9 तक की बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, और कल से फिर हमने स्टार्ट कर देना है। वैसे कल मैं पहले डायरेक्ट मेथड पढ़ाऊंगा और फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है जनाब। अभी आज के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज।